पहला क्वेश्चन पूछा है जी सेल बुक पार्ट ऑफ जर्नल। सेल बुक किसका पार्ट है जी? तो जर्नल वाले का काम बटा हुआ है सेल बुक वाले के पास, इसलिए लिखा हुआ है कि सेल बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। सही है जी? यस सर। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है टोटल जो सेल बुक का है वो कहाँ लिखेंगे हम? सेल्स अकाउंट में लिखेंगे। सेल्स अकाउंट में कौन सी साइड लिखेंगे? सेल्स पांचों में से क्या होता है? रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल इन तीन चीजों का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन, पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो जो जर्नल होगा, जिस चीज का जर्नल है, सेल का है कि परचेज का है कि सेल्स रिटर्न का है कि परचेज रिटर्न का है, उसी के वाले अकाउंट के अंदर पोस्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन, एडयू ने गुड्स परचेज करे हैं गेट से, इसे कहां रिकॉर्ड करेंगे हम? परचेज बुक में। गुड्स परचेज करे तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन में तो कहीं लिखा नहीं कि पेमेंट हो गई, उधार मानेंगे, इसलिए परचेज बुक में। क्वेश्चन 5, परचेज करी है मशीनरी एडयू से, परचेज करी है मशीनरी एडयू से और वो डीलर है मशीनरी का, और गेट से खरीदी है हमने 1 लाख रुपए में, तो कहां रिकॉर्ड की जाएगी? ध्यान से सुनिए जी, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं डीलर ऑफ मशीनरी वर्ड पर। अगर मैं मशीनरी का डीलर हूं तो मैं मशीनरी को मशीनरी नहीं बुलाऊंगा, गुड्स बुलाऊंगा। अब ये मत सोचो कि मशीनरी खरीदी, ये सोचो गुड्स खरीदी, क्योंकि मशीन में डील करते हैं, हमारे लिए मशीनरी गुड्स है। तो कहां रिकॉर्ड करेंगे इसको? परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज करा है ना, ठीक है? डाउट है किसी में आता है? सर लेकिन 1 लाख कैश दिया है ना, तो फिर तो उसमें होना चाहिए। कहां लिखा है कैश? सर 1 लाख अमाउंट दे रखा है। एक बात बताओ, उधार में खरीदेंगे तो अमाउंट नहीं पता होगा, बिल तो तब भी बनेगा, अमाउंट उसमें भी लिखा ही होगा। 1 लाख रुपए अमाउंट लिखा हुआ है, ये कहां इंडिकेट कर रहा है कि पेमेंट हो गई? ये इंडिकेट कर रहा है मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है? और कोई डाउट? पॉइंट नंबर 6 पर आ गए जी। मशीनरी खरीदी है और वो पर्सन जो है वो स्टेशनरी का डीलर है। अब मशीनरी उसके लिए गुड्स है कि नहीं है? नहीं है गुड्स, मशीनरी को मशीनरी ही बोलेगा। तो सर मशीनरी खरीदी है तो परचेज बुक में क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वो गुड्स नहीं है। कैश बुक में क्यों नहीं लिख रहे? पेमेंट नहीं करी, उधार में लिया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसीलिए कहां बचा? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मतलब लिखते हैं जब उधार में खरीदते हैं मशीन गुड्स के अलावा। 7th क्वेश्चन जी, मशीनरी बेची है और मशीनरी का ही डीलर है, कहां लिखे हैं? सेल्स बुक में, क्योंकि अब मशीनरी गुड्स हो गए। 8th क्वेश्चन, मशीनरी बेची है गेट ने और स्टेशनरी का डीलर है, कहां लिखेंगे? स्टेशनरी का डीलर है ये और बेच मशीनरी ला, तो मशीनरी गुड्स तो नहीं है, एसेट है, नॉर्मल एसेट है वो, तो जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। सेल बुक में सिर्फ गुड्स की सेल आती है, परचेज बुक में सिर्फ गुड्स की परचेज आती है। नाइन्थ क्वेश्चन पर आ गए जी। परचेज अकाउंट इन द लेजर शोज ए ऑप्शन। समझते देखो जी कैसे कंफ्यूजन हो रही है। दो ही टाइप के परचेज होंगे सर, या तो कैश वाली या क्रेडिट वाली। मतलब हमने परचेज करा, पेमेंट हैंड टू हैंड कर दी तो कैश परचेज, गुड्स परचेज करे पेमेंट नहीं करी तो क्रेडिट परचेज। इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश। सारी कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। इसे कहां रिकॉर्ड करें? डिपेंड करता है कि गुड्स है या मशीन की है। नहीं, सिर्फ परचेज वर्ड लिखा है ना ब्रदर, तो वी प्रेज्यूम के गुड्स परचेज बुक।
जब मैं इसका टोटल करूंगा उसका टोटल क्या इंडिकेट कर रहा होगा? पूरे साल की सारी क्रेडिट परचेज। करेक्ट है? मैंने क्रेडिट परचेज ही लिखी है इसके अंदर। ये तो हो गया परचेज बुक, ये जर्नल का पार्ट है। सब्सिडियरी बुक है, सब्सिडियरी मतलब हेल्पिंग, ये जर्नल वाले की हेल्प कर रही है। इसके बाद जो लेजर होता है, परचेज अकाउंट का अलग, सेल्स अकाउंट का अलग, इस टाइप के लेजर होते हैं, वो भी बनेगा, परचेज अकाउंट भी बनेगा। उसमें क्या लिखा जाएगा सर? परचेज बुक का टोटल मान लीजिए 5 लाख रुपए आता है, तो 5 लाख रुपए यहाँ लिखे जाएंगे, 5 लाख रुपए यहाँ पे लिखे जाएंगे। ये 5 लाख क्या बता रहा है? सिर्फ क्रेडिट परचेज। ठीक है? जब कैश बुक में लिखी जाएगी, जब हम कैश परचेज करेंगे, बाई परचेज 5000, बाई परचेज 10,000, ऐसे लिखते रहेंगे यहाँ पे परचेज हम। जब कैश वाली परचेज करेंगे तो यहाँ से भी हम पोस्टिंग करते रहेंगे, यहाँ पर जर्नल से लेजर में पोस्ट होती है, तो यहाँ पर पोस्टिंग करते रहेंगे। ठीक बात है? तो जब इसका टोटल करेंगे हम, तो इसका टोटल क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑल परचेजेस, कैश और क्रेडिट दोनों। ठीक बात है? क्योंकि इसके अंदर क्रेडिट परचेज आई यहां से और कैश परचेज आई यहां से। समझ आ रही बात? अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि परचेज बुक का टोटल क्या इंडिकेट करता है? तो आप बोलोगे ऑल क्रेडिट परचेजेस। आपसे क्वेश्चन पूछे कि परचेज अकाउंट का टोटल क्या इंडिकेट करता है? तो आप बोलोगे ऑल परचेजेस, कैश और क्रेडिट दोनों। ठीक? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या मांगा था? क्वेश्चन में लिखा है परचेज अकाउंट, सेलेक्ट करें परचेज अकाउंट इन द लेजर। तो बताइए जी, क्रेडिट वाली या ऑल? ऑल, इसलिए ऑप्शन आंसर आ गया। ध्यान रहेगा जी? बड़ा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, इसमें ऑल बोली हुई है या सिर्फ कैश या क्रेडिट वाली बोली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन पर आ गए जो 10th में लिखा है सेल्स अकाउंट इन द लेजर। सेम कॉन्सेप्ट जो अपने को परचेज में बताया ना, सेम कॉन्सेप्ट लेजर और सेल्स में भी। सेल बुक में सिर्फ क्रेडिट वाली सेल्स मिलेगी और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट सेल भी लिखेंगे यहां से और यहां से कैश सेल भी, टोटल वाली सेल्स आएंगी। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है सेल्स अकाउंट बताइए लेजर में, तो क्या आंसर आएगा? ऑल सेल्स। क्वेश्चन में सेल्स अकाउंट की जगह सेल्स बुक लिखा होता तो बी ऑप्शन आता क्रेडिट सेल्स। ऑप्शन डी तो कभी नहीं आता। ऑप्शन डी में लिखा है गुड्स के अलावा बाकी आइटम की सेल्स आएंगी सेल्स अकाउंट में, तो कभी नहीं होगा। 11 पर आ गए क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्री किसे कहते हैं सर? साल की एंड में काफी सारे अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए, जैसे एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज कर रहे हैं। अब ये परचेज नहीं होती, ये सेल नहीं होती, इनमें कैश नहीं आता, इनमें कैश नहीं जाता, इसलिए रिकॉर्ड होती है जर्नल प्रॉपर। क्लोजिंग एंट्री समझ लीजिए एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं जो साल के बीच में हमने नहीं करी, साल के एंड में की जाती है। 12th पर आ गए। डेबिट नोट कब इशू किया जाता है बताइए? चैप्टर वाउचर पढ़ चुके हैं आप लोग, 7 चैप्टर। सर जब सेल्स परचेज रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न होती है तो डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न होती है तो क्रेडिट नोट। उसमें लिखा है डेबिट नोट, इसलिए डी ऑप्शन परचेज रिटर्न। अगर कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है टर्म 1 में, तो भी आपको अच्छे से करना है। टर्म 1 में नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं कि रियल लाइफ में नहीं आएगा। एग्जाम में जब प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ा ना बोलोगे बहुत से चैप्टर तो मैं छोड़ गया था, कोई और काम दो मुझे। ठीक बात है? तो काम सारे ही आने चाहिए, बस एग्जाम में नहीं आ रहा तो उसको एग्जाम के टाइम रिवाइज मत करना, बस इतना करना है। लेकिन चैप्टर सारे समझने हैं, सारी क्लास अटेंड करनी है हर चैप्टर की, चाहे टर्म 1 आ रही है चाहे नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द एरर। देखो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होती है, टर्म 2 में पढ़ेंगे जी। एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अभी ग्राउंड में डाउट पूछ रहे थे स्टूडेंट कि सर हमसे मान लीजिए बैंक में स्टाफ हैं, गलती हो गई तो जॉब से निकाल देंगे, क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो मिस्टेक होती है जी ह्यूमन एरर। हम अकाउंट्स बना रहे हैं हम, तो हमसे गलती हो सकती है, कोई मशीन नहीं है जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सारा काम करेंगे। तो अगर गलती हो जाएगी तो उसको ठीक करने का तरीका भी हमें सिखा रखा है। 11th के कोर्स में एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स,
उस चैप्टर में ये सिखाया जाता है हमसे कि मान लीजिए अकाउंट्स बनाते टाइम कुछ मिस्टेक्स हो गई हमसे, उसको ठीक करने का तरीका क्या है। मतलब ठीक ऐसे नहीं करते कि उसको काट करके दोबारा कुछ और लिख दो। मान लीजिए राम को मैंने सामान भेजा 5000 का, मैंने गलती से 50000 लिख दिया, जीरो एक्स्ट्रा लगा दी गलती से, उसको ऐसे ठीक नहीं करेंगे जीरो काट दो, ऐसे ठीक नहीं करेंगे उसको, बिल्कुल फॉर्मल तरीका है। पहले वाउचर बनेगा, अकाउंटिंग वाउचर बनेगा, उसकी रिकॉर्डिंग होगी डेट वाइज, सिस्टम चलेगा, उसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते। उसको ठीक करने का क्या तरीका है वो सीखेंगे उस चैप्टर के। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ रेक्टिफाइंग वाली एंट्री किस जगह पर लिखी जाती है। ये परचेज तो नहीं है जो परचेज बुक में लिखेंगे, ये सेल तो नहीं है जो सेल बुक में लिखेंगे, ना पैसा आ रहा ना पैसा रहा, ना कैश है जो कैश बुक में लिखेंगे, तो बचा जर्नल प्रॉपर। 14 क्वेश्चन, परचेज बुक में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं? क्रेडिट परचेज या ऑल परचेज? क्वेश्चन में सर परचेज बुक बोला है, परचेज अकाउंट नहीं बोला। परचेज बुक बोला है इसलिए क्रेडिट परचेज, परचेज अकाउंट बोला होता तो सी ऑप्शन आ जाता ऑल परचेज। सर डेल्ट क्या लिखा है? डेल्ट क्या है? मतलब उसमें डील करती है, डेल्ट मतलब उसमें डील करती है। 15th क्वेश्चन, सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन ए के लिए क्या क्वेश्चन होता? परचेज रिटर्न बुक होती है उसके लिए, ऑप्शन ए के लिए। सी पॉइंट के लिए कोई बुक होती ही नहीं, गुड्स के अलावा कुछ और रिटर्न बहुत रेयरली होती है, उसके लिए बुक क्यों बना, वो लिखेंगे हम जनरल प्रॉपर्टी। 16th क्वेश्चन जी, वीकली या मंथली अगर हम टोटल करते हैं परचेज बुक का तो उसको कहां लिखेंगे हम? परचेज अकाउंट में लिखेंगे परचेज बुक का टोटल। अब कौन सी साइड लिखेंगे डिपेंड करता है कि एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी, कैपिटल है, रेवेन्यू। अगर एसेट या एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, बाकी की 3 आइटम है तो क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। परचेज एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। 17th पर आगे जी हम, गुड्स परचेज किए जाते हैं अगर कैश में तो उसे कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? कैश बुक में। ध्यान रहे परचेज बुक में सिर्फ उधार वाली परचेज आती है, कैश वाली परचेज कैश बुक में आती है। अच्छा जीएसटी के 2 क्वेश्चन गलती से आ गए, यहां पर कट करते हैं। चैप्टर 12 लिख दीजिए इसका, क्वेश्चन 89 पर चैप्टर नंबर 12 लिख दीजिए। ट्वेंटी पर आ गए जी हम। टोटल ऑफ द ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में 4 में से कौन सी आइटम पोस्ट की जाती है? सी ऑप्शन क्रेडिट परचेज। सही है। बाकी की आइटम परचेज अकाउंट में तो नहीं आती ना, कोई स्टेशनरी की परचेज परचेज अकाउंट में नहीं आएगी, परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट में नहीं आएगी, और फर्नीचर की परचेज भी परचेज अकाउंट में नहीं आएगी। सर क्यों? वो तो ऊपर फर्नीचर तो परचेज तो फर्नीचर अकाउंट में आएगी, है ना। हम गुड्स की फर्नीचर की परचेज मिक्स नहीं करेंगे। 21, कोई बिजनेस की एसेट हमने बेची है उधार में, उसे कहां लिखेंगे हम? जर्नल प्रॉपर। गुड्स स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो मतलब बिल्डिंग या मशीन ऐसी कोई चीज बेची है हमने तो सेल बुक में तो सिर्फ गुड्स की सेल आती है इसलिए सेल बुक नहीं आया। उधार में बेचा है इसलिए कैश बुक नहीं आया, इसलिए बी ऑप्शन। 22, ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बिगिनिंग ऑफ द साल की शुरुआत में करेंगे ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री पूछा होता तो बी ऑप्शन, एट द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मिडिल वाला कोई कांसेप्ट नहीं है। 23 क्वेश्चन ये है क्लोजिंग एंट्री एट द एंड ऑफ द बी ऑप्शन। साल के एंड में करेंगे क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री शुरुआत में करेंगे। जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर, डिफरेंट नेचर, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। देखो क्या है इस पहले देखो सिमिलर नेचर का मतलब क्या है? जो ट्रांजैक्शन सारे के सारे ना सेम टाइप की होती है तो उनके लिए तो सेम टाइप की बुक बनवा रखी है ना अलग से। कोई परचेज बुक वाले को परचेज का रजिस्टर दे दिया तो वो सारी सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर रहा, तो सारी परचेज की है। सेल बुक वाला सारी सेल की एंट्री है, कैश बुक वाला सारी कैश की एंट्री है। जो डिफरेंट टाइप की है, कभी डेप्रिसिएशन, कभी आउटस्टैंडिंग सैलरी, कभी गुड्स रिटर्न, कभी फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है वही रिकॉर्ड हो रही है जनरल प्रॉपर में। इसलिए ये अभी ऑप्शन हो गया, तो डिफरेंट नेचर की ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड की जाती है जनरल प्रॉपर। 25 क्वेश्चन, एडजस्टमेंट एंट्रीज कब की जाएंगी? साल के एंड में।
सर जैसे ओपनिंग एंट्री है और ईयर के शुरू में रिकॉर्ड करते हैं, 1 अप्रैल को, बिल्कुल सही। तो सर जीएसटी तो साल के बीच में आया था, तो कब रिकॉर्ड करी थी? जीएसटी तो साल के बीच में आ गया था सर। साल के बीच में आ गया था मतलब? गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लगाया था सर, तो 1 अप्रैल को थोड़ी लगाया था, तो बीच में ही लगा दिया था ना। जीएसटी एसेट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है और कैपिटल भी नहीं है। ओपनिंग एंट्री में सिर्फ ये 3 आइटम आते हैं, तो ओपनिंग एंट्री में जीएसटी आएगा एक बात। दूसरी बात, जीएसटी हम लोगों के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी भी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जब तक हम पैसा गवर्नमेंट को पे नहीं करते। मतलब जैसे कस्टमर माने 10 अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे जीएसटी का, मैंने 10,000 का सामान बेचा कस्टमर को, उससे 1,000 रुपये टैक्स ले लिया, 1,000 रुपये गवर्नमेंट कस्टमर से लूंगा, गवर्नमेंट को दूंगा। तो जिस डेट से एप्लीकेबल हो, मैं उस डेट से कस्टमर से लेना चालू कर दूंगा, अकाउंट भी जमा चालू कर दूंगा। 31 मार्च को जो मेरे एट प्रेजेंट 31 मार्च को जो एसेट, जो लायबिलिटी, जो कैपिटल है, सिर्फ वही लिखूंगा मैं 1 अप्रैल को। अगर जीएसटी नहीं था उस टाइम तो जीएसटी नहीं लिखेंगे। आगे जी फिल इन द ब्लैंक्स पर। पहला क्वेश्चन, परचेज बुक का टोटल किस साइड पोस्ट किया जाता है? डेबिट साइड, क्योंकि परचेज एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट साइड। सेल बुक का टोटल पोस्ट किया जाता है क्योंकि सेल्स रेवेन्यू होता है इसलिए क्रेडिट साइड। जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन ऑफ फॉर विच डैश जर्नल इज नॉट मेंटेन। वो उन टाइप के नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जिनके लिए अलग से सेपरेट जर्नल नॉट मेंटेन। आप लिख सकते हैं ब्लैंक में सेपरेट जर्नल इज नॉट मेंटेन्ड या स्पेशल जर्नल नॉट मेंटेन्ड। जो सेल बुक है या परचेज बुक है वो स्पेशल जर्नल होगा ना, वो स्पेशली एक पर्टिकुलर सिमिलर ट्रांजैक्शंस के लिए बना रखे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सेल बुक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डैश इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, जो सेल का बिल है उससे बनाया जाएगी सेल बुक। फिफ्थ क्वेश्चन, क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ड एट द डैश ऑफ द अकाउंटिंग, साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन जर्नल प्रॉपर ओनली डैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो कैश डिस्काउंट ही रिकॉर्ड होगा। ट्रू फॉल्स भी आ गया जी। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्टेट नहीं है, सेल्स है, सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल मतलब सेल बुक। तो सेल्स जर्नल इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स। सही है, बोलते जी क्या सही होना चाहिए? सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है, कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं होती। सेकंड क्वेश्चन, जर्नल प्रॉपर, ये पेपर टाइप हो गया, प्रॉपर है। जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड्स परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। सही है गलत है? सर कोई एसेट, मशीन, बिल्डिंग, फंड जिनको हमने खरीदा या बेचा उधार में, उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? रीजन क्या है कि ये चीज बार-बार नहीं होती, इसलिए इसके लिए स्पेशल बुक नहीं बना रखी है। थर्ड क्वेश्चन, एडजस्टमेंट एंट्री साल के एंड में पास की जाती है। सही। क्लोजिंग एंट्री को यूज किया जाता है एक्सपेंस और रेवेन्यू को क्लोज करने के लिए। बताएंगे क्या आपको ये बात? ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस साल के एंड में इसको खत्म कर दिया जाता है ट्रेडिंग पी में ट्रांसफर करके। तो इसमें एंट्री उसके लिए की जाती है। सही है बिल्कुल। क्वेश्चन 5 कहता है कि सेल्स रिटर्न बुक का डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न ये इंडिकेट कर रहा है जो मेरा माल नहीं बिका, वापसी आ गया, ये नेगेटिव रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है तो नेगेटिव रेवेन्यू का डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए ट्रू है। सिंपल सी बात सोचिए, सेल्स को क्रेडिट किया जाता है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट तो किया जाएगा। ठीक बात है। और परचेज रिटर्न, परचेज करना एक्सपेंस होता है सर, और परचेज जो मैंने सामान किया था वापस कर दिया तो मेरा एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट, ये नेगेटिव एक्सपेंस है इसलिए क्रेडिट बैलेंस होगा इसका। दूसरी बात, परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न तो उल्टा हुआ परचेज का, उसे हमेशा क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे लिखा है डेबिट बैलेंस इसलिए फॉल्स। फिर वही बात, ये तो आप लोगों में से जिसके सितंबर में एग्जाम है स्कूल में, आप लोग मुझे टेस्ट दे दीजिए उसका चैप्टर वाइज, अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बना लीजिए। हर चैप्टर का आप टेस्ट पहले ही दे चुके हो मुझे अपने स्कूल के टेस्ट से पहले। अगर एमसीक्यू टेस्ट आ रहा है तो आप मुझे एमसीक्यू टेस्ट दें, अगर फुल फ्लेज टेस्ट आ रहा है तो आप मुझे फुल फ्लेज टेस्ट दें। एमसीक्यू टेस्ट तो ऐप पर हो जाएगा,
सब्जेक्टिव टेस्ट देना है तो आप मेरे से टाइम ले लें, मैं आपको टाइम दे दूंगा और यहाँ पर आपके मैं आपका फुल फ्लैग टेस्ट ले दूंगा। चैप्टर आपके हिसाब से, डेट आपके हिसाब से, टाइम आपके हिसाब से, लेकिन उस पूरे एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए सारे चैप्टर्स के टेस्ट। जिन चैप्टर्स के टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हैं वो रिपीट ना करें, क्योंकि टाइम आपके पास भी लिमिटेड है। जिन चैप्टर्स का टेस्ट आपने नहीं दिया है अब तक वही टेस्ट आप दें। तो आप आज या कल डिसाइड करके मुझे व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा कि ये चैप्टर, ये डेट और ये टाइम। मैं आपको तुरंत उसी टाइम शेड्यूल कर दूंगा सारे के सारे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट स्कूल टेस्ट से पहले। मिस्टेक्स होंगी, आप देख पाओगे अपनी पहले ही मिस्टेक्स, डिस्कस कर पाओगे मुझसे कि सर ये आंसर कैसे होना चाहिए था वगैरह वगैरह। पांचों मैंने आपको बैचेस का शेड्यूल दे दिया है। हर बैच में कोई ना कोई चैप्टर हो रहा है। अगर आपके कोई भी चैप्टर रह रहा है जो आपके टर्म 1 में सितंबर में आ रहा है, अक्टूबर में अगर आ रहा है अक्टूबर तक तो आराम से हो जाएगा। सितंबर में अगर आ रहा है, मैं स्पेशल बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, सितंबर में अगर कोई चैप्टर आ रहा है और आपका अभी तक नहीं हुआ है तो वो पांचों बैचेस में देखिए किसी न किसी बैच में पक्का हो रहा होगा वो, उस बैच को ज्वाइन करो, टाइमिंग एडजस्ट करो। कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा किसी को भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सुबह 11 बजे का बैच है, हमारा तो स्कूल होता है, हम कैसे हैं कोई छुट्टी कर लो 2 दिन, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। या 5 बजे का बैच है या 7 बजे का ऑनलाइन का बैच, ऑनलाइन में समझ में नहीं आता भाई 2 क्लास लेके 4 चैप्टर कर लो, 4 चैप्टर मत करना ऑनलाइन, 2 चैप्टर कर लो ऑनलाइन। मतलब एडजस्टमेंट की आपको करनी है। कोई और बैच की कोई और ट्यूशन होती है, वहाँ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हो रहा या वहाँ कोई दूसरा बैच है, आप किसी उसे ट्रांसफर कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, तो ऐसे करो। पांचों बैचेस में शेड्यूल देखो जो आपको मैं चैप्टर से लिस्ट से रखी है, जैसे 5, 8, 7 करके लिखा हुआ है, तो उसका मतलब पहले 5 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7। वो सीक्वेंस में दे रखी है, मैंने आपको जो लिस्ट दे रखी है पांचों बैचेस, तो लिस्ट देखो और अपने सारे चैप्टर कंप्लीट करो सितंबर में ही अपने एग्जाम से पहले पहले। कोई चैप्टर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि सर इस लिस्ट में लिखा हुआ नहीं है, मेरा चैप्टर तो हुआ ही नहीं, तो वो एक बार आप क्लास से पहले आकर के नेक्स्ट क्लास में क्लास से पहले रुक जाएं और डिस्कस कर लें, तो उसका मैं सेपरेट टाइम करूँगा, कोई ना कोई शेड्यूल करूँगा आपके लिए। ठीक है जी, चैप्टर 12 स्टार्ट करना है जी हम जीएसटी।